जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 4 फरवरी 2025 के थर्ड शिफ्ट के जीके के सारे क्वेश्चन का सलूशन। इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरे भाई पहला सवाल है आज का, अभिनय कला नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। ये भरत मुनि हम लोग के एक ऋषि है मेरे भाई, ठीक है। भरत मुनि जो क्या किए थे मेरे भाई, नाट्य शास्त्र जो दिख रहा है ना ग्रंथ, इसके जो क्या किए थे, रचना किए थे। तो वो नाट्य शास्त्र के पूछेगा रचयिता कौन है मेरे भाई, तो भरत मुनि है, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ से और रिलेट कर सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि जो है ये रामायण, ठीक है, रामायण जो बुक है उनके रचयिता हैं, ठीक है। उसके बाद अगस्त्य आप लोग को दिख रहा है, अगस्त्य जो है मेरे भाई ये एक बुक है अगस्त्यम, ठीक है। अगस्त्यम एक बुक है जो कि संस्कृत की पहली तमिल व्याकरण है, उसकी जो रचना किए थे वो अगस्त्य किए थे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कैरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था मृणालिनी साराभाई को किया गया था मेरे भाई, मैक्सिको सरकार के द्वारा 1968 में। उनकी जो कैरियोग्राफी थी, कैरियोग्राफी जो वर्ड है मेरे भाई, ये डांस से में जो भी स्टेप होते हैं ना वो सिखाते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनको स्वर्ण पदक मिला था मैक्सिकन सरकार के द्वारा। अब यहाँ से रिलेट करना मेरे भाई, बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। मृणालिनी साराभाई जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखना मृणालिनी साराभाई हो जाएगा मेरे भाई भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, ठीक है। और भरतनाट्यम के अलावा मेरे भाई एक और डांस करती है, वो हो जाएगा कथकली। कौन सी डांस मेरे भाई, कथकली करती है। ये 2 डांस रिलेट है, आप लोग याद रखना। शोभना नारायण की बात करते हैं मेरे भाई, तो शोभना नारायण मेरे भाई किससे है, कथक से हैं, आप याद रखना, कथक डांस से रिलेटेड है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हो जाएगा मेरे भाई, ये भी जो हो जाएगा ये भी भरतनाट्यम से ही रिलेट करती है। जबकि रेखा आपको पता होगा एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है जिसको कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं आता है। कभी कभी कोई शास्त्रीय नृत्य कर लेती है, उससे इनको बोल नहीं सकते कि ये नृत्यांगना है, बस एक ये अभिनेत्री, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और मैंने आप लोग के लिए डिटेल में मेरा भाई नृत्य से क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में वो सारे मैंने करवाए हैं। इसका प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा। स्टैटिक जी के क्लास मैंने खुद पढ़ा है, उसको जाकर ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, तो ये थे आगा खां तृतीय जो थे मेरे भाई, ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो था 1906 में स्थापित हुआ। कब हुआ था, 1906 में स्थापित हुआ। तो ये भी पूछा जाए कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग मतलब कि जो स्थापना था वो कब हुआ था, 1906 में हुआ था, आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केटबॉल में 18 इंच लंबाई के सफ़ेद कोऑर्डिनेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाली एक वायु मोशन NBA अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होती है। तो वो भी कितना इंच का होता है मेरे भाई, 18 इंच का ही आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ याद रखिएगा बास्केटबॉल में पूछे कि एक टीम में कुल कितने प्लेयर होते हैं, तो 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल के अंदर, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। एक चिकनी क्षैतिज मेज पर D दूरी तय करने वाली M दरमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा मेरे भाई, तो वो हो जाएगा 0 होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर मेरे भाई। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, तो जूएल ओराम को मेरे भाई क्या किया गया था, जनजातीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भूपेंद्र यादव को मेरे भाई इनको मिला था पर्यावरण मंत्री, अभी भी वर्तमान में यही है और वर्तमान में भी यही है, ठीक है, जनजातीय मंत्री, आप लोग याद रखिएगा। तो पूछेगा कि पर्यावरण मंत्री कौन है मेरे भाई, तो हो जाएगा भूपेंद्र यादव, ठीक है। उसके बाद अश्विनी वैष्णव आपको पता होगा रेलवे मंत्री है, ठीक है, रेलवे मंत्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा प्रहलाद जोशी जो है मेरे भाई ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई ये सब के सब। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे 7 नंबर। वसंत त्यौहार अली ए लिंगांग
भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के बुधवार को मनाया जाता है। तो ये मेरा भाई जो ये त्यौहार जो होता है ना, असम स्टेट में होता है। कौन सा? आप लोग को दिख रहा होगा मेरा भाई, अली ए एंगांग लियांग, ठीक है। ये वसंत त्यौहार में मनाया जाता है और असम में और फागुन माह में मनाया जाता है। अब देखो यहाँ से और भी चीज़ आप रिलेट कर सकते हो। देखो असम में एक होता है अम्बुबाची का मेला होता है, ठीक है। अम्बुबाची महोत्सव जिसको बोलते हैं, अम्बुबाची बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो अम्बुबाची का मेला या महोत्सव पूछे तो आप ये असम मारना, ठीक है। गोवा में एक होता है सिग्मो महोत्सव, ठीक है। सिग्मो महोत्सव याद रख सकते हो। उसके बाद केरल में आपको पता होगा मेरे भाई, केरल में क्या होता है मेरे भाई, ओनम होता है, ठीक है। ओनम जो हो जाएगा मेरे भाई कहाँ होगा, केरल में हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आप फुलाइच, ठीक है, फुलाइच महोत्सव आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक यल्ला वेंकटेश्वर राव, ठीक है। एक मिनट मेरा भाई हट गया, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या मेरा भाई, यल्ला वेंकटेश्वर राव जो है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अब यहाँ पर नाम जो दिख रहा होगा ना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो इनको याद करना पड़ेगा। ये मृदंगम से, किससे हो जाएंगे मेरे भाई, यल्ला वेंकटेश्वर राव जो है मृदंगम से है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई याद रखना मेरे भाई कि यहाँ पर जो भी नाम आपको दिख रहा हो ना, इनसे बहुत एग्जाम में कम क्वेश्चन बनते हो। इनके जो मेरे भाई वादक जो है ना बजाते हैं ना, वो भी बहुत कम है, 1 से 2 होंगे। तो सबको आप क्या कर लेना, याद कर लेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। तो वो हो जाएगा रुद्रदामन, ठीक है। तो रुद्रदामन जो एक शासक था, ये कहाँ का शासक था, यहाँ पर आप देख रहा होगा गिरनार में रुद्रदामन का जो है मेरे भाई शिलालेख था, ठीक है। उसके लिए रुद्रदामन जो था बहुत फेमस था। उस शिलालेख का नाम क्या था, जूनागढ़, क्या, जूनागढ़, याद रखना। तो जूनागढ़ शिलालेख जो है कहाँ है, गिरनार में है, जिसके लिए रुद्रदामन से संबंधित है और बहुत प्रसिद्ध है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि जूनागढ़ का जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो ये संस्कृत में लिखा गया है मेरे भाई, किस भाषा में, संस्कृत में लिखा गया जूनागढ़ के शिलालेख पर जो भी लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार जो था मेरे भाई, ये जो था वैश्वीकरण को बहुत ही सुगम बनाया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना है। ये था मेरे भाई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मेरा भाई क्या था, लक्ष्य था कि क्या था कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है तथा स्थिरता के साथ क्या करना है, इसमें वृद्धि करना है, ठीक है। आप याद रखिएगा। अब यहाँ से आप याद रखो मेरे भाई कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था मेरे भाई, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना चला था 1989 से 74 के बीच में चला था, ठीक है। आप याद रखना, सॉरी 89 बोल रहा हूँ, एक मिनट रॉन्ग हो गया मेरा भाई, 69 करना, 69 से हुआ था, ठीक है। तो 1969 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना चला। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था मेरे भाई, उससे पहले छठी जान लो आप लोग और द्वितीय जान लो। द्वितीय चला 1956 से, ठीक है, 61 के बीच में चला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहला चला 1951 से 56 के बीच, 1956 से 61 के बीच। फिर छठी जो चला मेरा भाई वो चला 1980 से 85 के बीच, 1980 से कब, 85 के बीच चला। और 7वीं मेरे भाई 1985 से लेकर और 90 के बीच में चला मेरा भाई, कौन सा, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। और ये सारे के सारे आपको मैं बता दूं मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, योजना आयोग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। या अध्यक्ष कौन होता है मेरा भाई, तो वो प्रधानमंत्री होता है। अब देखो कि योजना आयोग को क्या कर दिया गया मेरे भाई, वर्तमान में हटा के, और इसके जगह पर बीजेपी क्या सरकार क्या लाया है मेरा भाई, नीति आयोग लाया है। आपको पता होगा ना, नीति आयोग क्या आया है, नीति आयोग। तो आपको ये भी पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री ही होता है मेरा भाई, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष, याद रखिएगा। अब चलते अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। करंट अफेयर है मेरा भाई, और आपको पता होगा कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है
वो हो जाएगा MK स्टालिन हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा नायब सैनी जो है मेरा भाई, ये कहाँ के मुख्यमंत्री है, ये वर्तमान में भी अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। उसके बाद भूपेंद्र पटेल आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात के है मेरा भाई, ठीक है, गुजरात के ये मुख्यमंत्री है। उसके बाद हेमंत सोरेन आपको दिख रहा होगा, ये झारखंड के मुख्यमंत्री है मेरा भाई, ठीक है, आप याद रखिएगा। इन सारे मुख्यमंत्री को याद कर लो मेरा भाई। चलो आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया था? तो ये अनुराग ठाकुर किया था मेरा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर फिट इंडिया जो दिख रहा होगा, फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जो था अनुराग ठाकुर किया था। अनुराग ठाकुर जो थे पहले पूर्व, इससे पूर्व, अभी जो पूर्व में बात कर रहा हूँ, ये खेल मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में भी ये सांसद हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अभी वर्तमान में खेल मंत्री कोई और है, मनसुख मांडविया है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होगा कि अमित शाह हमारे क्या है, होम मिनिस्टर है। द्रौपदी मुर्मू आपको पता होगा कि हम लोग के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। और उसके बाद नरेंद्र मोदी आपको पता होगा कि हमारे क्या है, प्रधानमंत्री हैं। आगे चलते हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाला उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोध का उत्पन्न करता है। ये हो जाएगा जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस जो मच्छर है मेरा भाई, इसी के फैलने से क्या होता है मेरा भाई, ये मस्तिष्क में शोध उत्पन्न होता है, ठीक है, इसी को काटने से। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? अब देखो इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में। देखो लोक प्रशासन, अब यहाँ पर इसको छाटे कैसे, देखो ये मेरे भाई अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है और इनसे आपको मैं आज याद ही करवा दूंगा। 3 क्षेत्र होते हैं मेरे भाई, एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट लिख देता हूँ। उसके बाद एक होता है द्वितीय क्षेत्र जिसको हम सेकंड लिख देते हैं, और एक होता है तृतीय क्षेत्र जो कि आप लोगों को लिखा हुआ है तृतीय क्षेत्र, ठीक है, ये एक थर्ड इससे डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट में कौन आता है, सेकेंड में कौन आता है और थर्ड में कौन आता है, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखो फर्स्ट में आप याद रखना, प्रकृति में जितने भी चीज़ है ना वो सब के सब क्या आएगा, प्रकृति से प्राप्त वस्तु, याद रखना प्रकृति से प्राप्त वस्तु जो होगा, प्राप्त जो वस्तु होगा मेरे भाई वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, ठीक है। किस में आता है मेरे भाई, प्राथमिक क्षेत्रक में। जैसे कि ले लो कृषि, कृषि जो है क्या है मेरे भाई, ये प्रकृति से प्राप्त है। पशुपालन जो है मेरे भाई, पशुपालन जो है कृषि से ये प्रकृति से प्राप्त है, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त है। उसके बाद मत्स्य पालन करते हैं मेरे भाई, ये सब प्रकृति से प्राप्त है। तो ये सब के सब क्या आएगा मेरे भाई, प्रथम क्षेत्रक में आएगा। अब कृषि में देखोगे मेरे भाई तो धान हो गया, गन्ना हो गया, कृषि के अंदर जो जो चीज़ आते हैं मेरे भाई वो सब के सब क्या होगा, प्राथमिक होगा। पशुपालन के अंदर जो भी चीज़ आता है वो क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। मत्स्य पालन के अंदर जो भी चीज़ आता है वो क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा, ठीक है, मछली उछली ये सब। तो ये सब क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा। प्राथमिक क्षेत्र क्लियर हो गया। देखो द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है मेरा भाई, प्राथमिक क्षेत्रक का यूज करके और कुछ नया चीज उससे बनाया जाता है तो उसी को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में गन्ना आया, अब गन्ना से हम क्या करेंगे, चीनी बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, चीनी बनाएंगे। तो चीनी बनाए तो ये क्या हुआ मेरे भाई, पहला से बना रहे हैं, इसका पहला चीज़ को उपयोग करके दूसरा चीज़ बदले तो ये द्वितीय क्षेत्र में चीनी हो जाएगा। तो द्वितीय क्षेत्र में आप याद रखिएगा मेरे भाई, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें विनिर्माण क्षेत्र यानी कि जितने भी निर्माण होते हैं, जो भी चीज़ बनता है, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र और जितने भी औद्योगिक कंपनी वंपनी ये सब के सब किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई थर्ड क्षेत्र में, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में बात करते क्या आएगा, तृतीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु नहीं आएगा, याद रखना। जो भी चीज़ दो चीज़ में हम पहला और द्वितीय में बात किए। तीसरा वाला क्षेत्र में आता है मेरा भाई, याद रखना, सेवा आता है, ठीक है, सेवा आता है, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग के प्रशासन करते हैं, यानी कि सेवा हो गई, जिससे कि सेवा के अंतर्गत क्या आता है, प्रशासन आता है। जैसे पुलिस हो गया, सरकार हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ये सब के सब क्या आएगा मेरे भाई, ये सब के सब आएगा तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो जो भी प्रशासन हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, और सेवाओं से जो निर्माण होता है वो सब के सब क्या होगा मेरे भाई, वो सब के सब आएगा तृतीय क्षेत्र। यहाँ पर लोग प्रशासन आपको क्या दिख रहा होगा मेरा भाई, ये तृतीय क्षेत्र में दिख रहा है, जबकि विनिर्माण आपको बताया द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है, ये सब चीज़। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये ग्रामीण से ग्रामीण। प्रवासन मतलब क्या होता है, मतलब किसी काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उसी को बोलते हैं प्रवासन, आप याद रखिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर सबसे ज़्यादा प्रवासन है तो ग्रामीण से ग्रामीण में, यानी कि ग्रामीण से ग्रामीण जगह में ही लोग जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है मेरे भाई, क्या किया गया है मेरे भाई, मौलिक अधिकार के सूची से मेरे भाई क्या संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए थे। पहले क्या था मेरे भाई, संपत्ति का जो अधिकार था ये मौलिक अधिकार के अंतर आता था और इसको रखा गया था मेरे भाई आर्टिकल नंबर 31 में। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको क्या कर दिया गया मेरे भाई 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाकर और इसको अब कर दिया गया है मेरे भाई क्या चीज़, आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया है, ठीक है। और जो हम लोग का संपत्ति का अधिकार था अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। वर्तमान में हम लोग का मौलिक अधिकार कितना है मेरे भाई 6, पहले होता था कितना 7, 7 में से एक घट गया था कौन मेरे भाई, यही संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अब बचे कितने मौलिक अधिकार 6। मौलिक कर्तव्य पूछे कितने टोटल मेरे भाई, तो मौलिक कर्तव्य हम लोग के 11 हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में है भाई, द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? ये है मेरे भाई मालदीव की। मालदीव की अगर पूछा मेरे भाई कि वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है तो वो द्विवेही है, आप लोग याद रखिएगा। और मालदीव की राजधानी पूछा आपसे क्या हो जाएगा, तो माले हो जाएगा। वैसे श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका आप लोग याद रखना मेरे भाई, श्रीलंका में यहाँ पर आप लोग रखना इसका जो हो जाएगा मेरे भाई राजधानी जो हो जाएगा जवर्धने कोटी हो जाएगा, ठीक है, जवर्धनेपुर कोटी हो जाएगा। म्यांमार का यहाँ पर आप लोग याद रखना मेरे भाई, म्यांमार का यहाँ पर हो जाएगा राजधानी, ये हो जाएगा नापीडा, क्या हो जाएगा नापीडा, नापीडा इसकी राजधानी हो जाएगा। और भूटान का क्या हो जाएगा मेरे भाई, थिम्पू हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरा भाई और बात करेंगे निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा अनिवार्य शक्ति। ऑबिलेटरी पावर जो है मेरे भाई किसी राज्य की राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी विधायी शक्ति राज्यपाल के अंदर ही है। कार्यपालक शक्ति राज्य के जितने भी कार्य होते हैं उनके उसका शक्ति राज्यपाल के पास होता है। विवेकाधिकार की शक्ति जो होता है वो राज्यपाल के पास होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो था मेरे भाई गलती था। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से बहुत बनेंगे एग्जाम मेरे भाई, राज्यपाल से रिलेटेड आप लोग से क्या पूछ दिए जाते हैं, अनुच्छेद पूछ दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 153 क्या करता है मेरे भाई, आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। एक से ज़्यादा भी राज्यपाल हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य का क्या होगा, राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में बताया गया है। 1 मिनट भाई ये बार बार हट जा रहा है, बस रुक जाओ। चलो तो आर्टिकल 153 हो गया, राज्य का राज्यपाल होगा। मैं शॉर्ट में बताते चलता हूँ, आप लोग नोट कर लेना अगर करना चाहते हो तो। आर्टिकल 153 में क्या होगा मेरे भाई, राज्यपाल, ठीक है। आर्टिकल 154 में बात करते हैं मेरे भाई क्या होगा, तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 155 में क्या होगा मेरे भाई, तो राज्यपाल की नियुक्ति का कितने आर्टिकल से होता है मेरा भाई, आर्टिकल 155 से होता है। उसके बाद आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया। किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 157 राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है, योग्यता के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 158 राज्यपाल के सेवा एवं शर्तें के बारे में, राज्यपाल के सेवा एवं शर्तें के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 159 राज्यपाल के मेरे भाई शपथ के बारे में, क्या चीज़ के बारे में, ऑथ के बारे में, यानी कि शपथ के बारे में बताया गया। उसके बाद आर्टिकल 161 याद रखना, आर्टिकल 161 जिसमें राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति होता है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति मैं लिख दे रहा हूँ, क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति जो है राज्यपाल की वो आर्टिकल 161 के तहत है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। आज राज्यपाल आपको मैंने ख़त्म करवा दिया एक ही क्लास के लेक्चर में। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे और 20वां सवाल आज का अंतिम सवाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो ये मेरे भाई मृत सागर जो है मेरे भाई ये लगा हुआ है किसके, पूर्व में जॉर्डन से और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन थे, सबको डिटेल में मैंने किया, जो बताना था इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने वो भी आपको करवाया हूँ। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितने भी शिफ्ट हुए हैं 2025 में SSGD के सारे शिफ्ट आपको करवाऊंगा। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।